जोहार साथी। बहुत संक्षेप में बात करेंगे आज। बिना किसी उत्तेजना के आप भी सुनिए और समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से झारखंड में जो भी चल रहा है, कुर्मी और आदिवासी विवाद या कुर्मी की मांग के विरोध में जो आदिवासियों का आक्रोश फूटा है, दोनों समुदाय अपने-अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और कुल मिला के जो कुछ ही दिनों में ऐसे तो ये आदिवासी और कुर्मी के बीच थोड़ा बहुत विवाद रहा है हमेशा, जब से वो लोग एसटी की मांग यानी कुर्मी समुदाय एसटी सूची में अपने को शामिल करने की मांग जब से कर रहा है, तब से थोड़ा बहुत टेंशन तनाव रहा है। लेकिन इधर जो आंदोलन शुरू हुआ कुछ दिन पहले से, उसके बाद से रिश्ते और खराब हुए हैं, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया में उसका नज़ारा देख रहे हैं हम लोग, दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तरह-तरह की बातें हो रही हैं। एक तरह से ये भी है कि अपने-अपने अस्तित्व के सवाल से जूझ रहे हैं दोनों लोग, दोनों समुदाय के लोग। इतिहास की भी अपने-अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ये सब। लेकिन कुल मिला के जो हो रहा है कि वो बहुत कसकर विश्व वमन जिसको कहते हैं एक-दूसरे के खिलाफ। आप देखिए, अभी हम लोग इस बात को नहीं कहेंगे कि इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे कि सही कौन है, गलत कौन है। हम लोग एकदम वस्तुगत निरपेक्ष दृष्टि से देखेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है, वो क्या हो रहा है और उसका क्या राजनीतिक निहितार्थ है, उसका क्या परिणाम झारखंड में होने वाला है। आज ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हुआ कि आज विनोद बिहारी महतो की जयंती है। विनोद बिहारी महतो और हाल में जिनका देहांत हुआ, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ये दोनों प्रकाश स्तंभ है झारखंड आंदोलन के, झारखंड के। और इन दोनों ने मिलकर एक जो सपना देखा था शोषण मुक्त झारखंड बनाने का, और जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी मिलकर संयुक्त रूप से, वो सच पूछिए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो सामने आकर इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, दो समुदाय के रूप में हम एक तरह से उस सपने की शोषण मुक्त झारखंड की का जो सपना देखा था विनोद बिहारी महतो ने, शिबू सोरेन ने और एक कामरेड ए.के. राय ने मिलकर, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, धज्जियां उड़ रही है। और मजेदार बात आज के विनोद बिहारी महतो के नाम पर ही कुर्मी समुदाय को एकजुट करने की कोशिश हो रही है और उनको अपना अगुवा बता के। हालांकि विनोद बिहारी महतो के जमाने में या विनोद बिहारी महतो ने कभी इस बात के लिए आंदोलन नहीं किया था कि आदिवासियों को, ये कुर्मियों को एसटी सूची में रखना है, इसके लिए उनका आंदोलन कभी नहीं था। शिवाजी समाज के माध्यम से जो कुछ भी वो आंदोलन कर रहे थे, वो कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। उस दौर के चीज़ों को गौर से जानने वाले, देखने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं और देख रहे हैं और समझ सकते हैं उसको कि वो आंदोलन क्या था। क्या विनोद बिहारी बाबू ने कभी इस बात को, इस चीज़ पर बहुत जोर दिया था? हो सकता है कि बोले होंगे, जैसे शिबू सोरेन ही इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि एसटी सूची में शामिल कुर्मी हो जाए तो कोई बहुत तूफान आ जाएगा। लेकिन न शिबू सोरेन के दिमाग में ये बात था और न विनोद बिहारी महतो के दिमाग में ये बात था। और कामरेड ए.के. राय तो शुरू से कहते रहे
कि यदि इस तरह का जातीय संघर्ष में, इस तरह की चीज़ों में फँसेगा झारखंड, तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होने वाला है। खैर छोड़िए, उतना डिटेल्स में जाने का, हम लोग जैसा शुरू में कहे कि हम लोग अभी इस बहस को वहाँ नहीं ले जाएँगे कि कौन सही था, कौन गलत है, क्या है, वास्तविकता, हकीकत क्या है, इनकी माँग कितनी सही है कुर्मियों की, या आदिवासियों का विरोध कितना सही है और होना चाहिए। और ये इन सब चीज़ों को इसका डिस्कस करने का मौका बहुत मिलेगा और करेंगे हम लोग। आज बस एक समझ लें कि क्या असल में एक्चुअल हो रहा है और उसका राजनीतिक निहितार्थ क्या निकलता है या निकलेगा आने वाले दिनों में। इसकी शुरुआत आप यहाँ से कीजिए। कहाँ से बात शुरू करें? जैसे जैसे एक तो पुराने स्लोगन से बात करें, जो पुराना समाजवादियों का स्लोगन था। अब बहुसंख्यक जो हम जैसे लोग हैं या आने वाली बाद की पीढ़ी भी है, उसमें बहुत सारे लोग के मन में ये कसक है कि 100 में 90 हम राज करते हैं कौन? तो वही सवर्ण मानसिकता से बड़े हुए मनुवादी लोग। सवर्ण जातियाँ ही अंततोगत्वा उनके हाथ में सत्ता की बागडोर रहती है। तो क्यों रहती है, इसको आप इस झगड़े से और इस झारखंड के सीनियर माने जिसको परिदृश्य से समझ सकते हैं। जब दो वंचित जमात के दो बड़े समूह आपस में इस तरह लड़ेंगे, यहाँ हो रहा है, बिहार में वो हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है इस चीज़ का, इस तरह का, तो उसका क्या परिणाम होगा? तो होगा ही वो, जो बहुत मुश्किल से लालू यादव के ज़माने में या उस समय जो मंडलवाद के बाद जो सवर्ण जातियों का वर्चस्व सत्ता पर टूटा था, उसकी कैसे भ्रूण हत्या कर दी लोगों ने बाद में। वंचित जमात के लोगों ने ही आपस में लड़कर वो सामने आ रहा है। तो वो तो देशव्यापी दृश्य और बहुत तरह का विश्लेषण है, ये वो चलेगा। आइए हम लोग झारखंड में देखें। हम अभी शुरुआत करेंगे कि झारखंड में अभी जस्ट पिछला इलेक्शन में, पिछला संसदीय लोकसभा चुनाव हुआ था। उस चुनाव में 5 सीट यानी 5 एसटी सीट यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट जो था, बस वही इंडिया गठबंधन जीत पाया था और 9 सीटों पर एनडीए की विजय हुई थी। यानी आदिवासी रिजर्व सीट यानी आदिवासी बहुल सीटों के बाहर की तमाम सीटें एनडीए ने जीती थी। उसमें एक आजसू को गया था, चंद्र प्रकाश चौधरी को, और 8 और लोगों ने, भाजपा के लोगों ने। तो उसका मतलब क्या हुआ? महज ये अभी तो मैंने पिछले ही साल इलेक्शन हुआ था उसके बाद, और उसको देखते हुए तो यही लग रहा था कि बाद का जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, उसमें इंडिया गठबंधन का जीतना मुश्किल होगा, क्लियर कट बहुमत लाना बहुत कठिन होगा। लेकिन चमत्कार हो गया एक तरह से। इसके लिए आप कह सकते हैं कि जो भाजपा ने ऐतिहासिक भूल की, हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बेबुनियाद आधार पर, उसके कारण, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा वो वजह रहा। और जिस तरह से एक फार्स मुद्दे को उठाकर भाजपा कोशिश करती रही विधानसभा में अपना को जीतने का, यानी बांग्लादेशी घुसपैठिए का नारा देकर, उसका परिणाम रहा। और सबसे ज़्यादा हम लोग कहेंगे कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन और उसके साथ-साथ पूरी टीम जो इंडिया गठबंधन की थी, उसने मिलकर एकजुट होकर जिस तरह से काम किया और जनता तक गई
और जनता को अप्रोच किया और चीज़ों को समझाया। उससे उस उसका फल इंडिया गठबंधन को मिला और पहली बार, शायद संभवतः पहली बार, झामुमो को 34 सीट मिला था। आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट की पार्टी मानी जाती है। झामुमो को लोग मानते थे संथाल वर्णा की पार्टी है, लेकिन वो तमाम एसटी सीट तो जीती ही, इक्का दुक्का को छोड़ के यदि होगा कोई तो 34 सीट, यानी यानी एसटी सीट के बाहर भी 29-30 6 सीट झामुमो जीती अपने दम पर। और इसके अलावा इनका को 16 सीट आया था, राजद को 4 सीट आया था और माले को 2 सीट, यानी कुल 56 सीट। यानी ऐसा निर्णायक वोटिंग हुआ, जीत हुई इंडिया गठबंधन की कि भाजपा की धज्जियां उड़ गई। 1 दर्जन उनके दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री और झूठ और अपराध, पैसा सारा कुछ फेल कर गया जनता की एकजुटता की वजह से। उसमें उसमें तो वो था। लेकिन अब जो नज़ारा पेश हो रहा है, जिस तरह का दृश्य बन रहा है, उसका उसका क्या परिणाम होगा? हो सकता है ये आंदोलन क्षणभंगुर, मतलब कुछ महीनों तक चलने वाला हो और धीरे-धीरे खत्म हो जाए, क्योंकि इलेक्शन में अभी 4 वर्ष की देरी है। तो 4 वर्ष तक बहुत कुछ बदलेगा, चीज़ें, स्थितियाँ बदलेंगी। अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। लेकिन जो अभी दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो दिखाई यही दे रहा है कि भाजपा इस जीत, इस हार को, मैंने संसदीय चुनाव में एक बड़ी जीत के बाद विधानसभा चुनाव में जो पराजय उसको हुआ, उसको पचा नहीं पाई और उसके बाद वो लगातार सक्रिय हो गई है कि झारखंड में जो वंचित जमात की एकजुटता है, उसको तोड़ना है, उसको खत्म करना है। याद रखिएगा कि मामला ये कुर्मियों तक नहीं रुकेगा, यानी कुर्मियों के साथ माने सदान जातियां जितनी हैं, सब में विक्षोभ का लहर चलेगा, ये चलेगा। जिस तरह से चल रहा है ये राजनीति और जिस तरह से जवाबी जो कार्रवाई आदिवासी संगठनों के द्वारा हो रहा है, सामाजिक संगठनों के द्वारा, उसमें झामुमो तो अक्लमंदी दिखाते हुए खामोश है। हेमंत सोरेन भी संयम से व्यवहार कर रहे हैं। वो चाहते तो इस मसले में कूद सकते थे, कुछ वक्तव्य दे सकते थे, कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप खामोशी ओढ़ ली, क्योंकि वो शायद वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ी पार्टी वो, सबसे ज़्यादा आदिवासियों का विश्वास का वोट जीत के वो जीते हैं और आंदोलन यहाँ करने में लगे हैं ऐसे-ऐसे लोग, तरह-तरह के लोग। फिर कहते हैं हम कि हमको उनकी नीयत पर संदेह नहीं है, लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि हाँ, आदिवासी अस्मिता बची रहे। वो ठीक है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जिस जिस तरह से इसको चलाया जा रहा है इस आंदोलन को और जिस तरह से वो वो रूप लेता जा रहा है, अब तरह-तरह का चीज़ रोज़ लोगों को मज़ा आ रहा है। एक तो नेतागिरी चमकाने में, अब कुछ जो नया-नया जो युवा तबके में नए-नए चेहरे राजनीति में पदार्पण किए हैं, हमको लगता है कि अपनी जगह बना लेनी है। तरह-तरह का वीडियो और ये वो आमने आ रहा है। अब एक आदिवासी लड़की है, वो अब एक माने लाल पाड़ की साड़ी पहन के एलानिया कह रही है कि टाइगर टाइगर अपनी जगह है, हम लोग तो टाइगर का शिकार करते हैं। ठीक है भैया। तो दूसरी तरफ इधर से घटिया बयान दिया जा रहा है, कोल कुकुर कहा जा रहा है आदिवासियों को और वही बनना चाहते हैं और इस तरह का चीज़ें लगातार चल रहा है दोनों समुदाय के द्वारा। अब परिणाम क्या हो रहा है कि स्थितियाँ, खतरा यही है कि स्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी होगी
कि विधानसभा चुनाव के समय जो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं और वहाँ के समझदार लोगों की एकजुटता से जो एक वंचितों के बीच एकजुटता बनी थी, आदिवासी, गैर आदिवासी, अल्पसंख्यक तमाम तरह के समूह के लोग मिलजुल कर भाजपा उसमें सिमट के कितना रह गई थी? ये बहुत कम 20-22 सीट तक शायद उन लोग का आया है। वहाँ सिमट कर रह गई। माने उनको कोई मौका ही नहीं था कि कुछ तिकड़म करें जिसमें वो माहिर हैं, यानी दल-बदल कराकर इधर-उधर करके सत्ता बना लेना। वो झारखंड बनने के बाद से यही तो होते रहा है। निर्दलीय 5-7 विधायकों को की मदद से वो सत्ता को हड़पते रहे या करते रहे। तो जनता ने वो मौका ही नहीं दिया। लेकिन हाँ, इस बार इसीलिए तुरंत यानी विधानसभा चुनाव के बाद से ही वो उनके लोग सक्रिय हो गए हैं और उनके द्वारा पोषित कई तरह के संगठन, सामाजिक संगठन, ये वो 10 तरह का खुला नंगा दिख रहा है चीज़ सब। जैसे रिम्स वाले मामले में हम लोग देख चुके हैं कि भाजपा अपने ज़माने पर वहाँ लॉ कॉलेज बनवा देती है और वहाँ ज़मीन हड़पने की कोशिश करती है। जनता विरोध करती है, किसी तरह वो रुकता है। अब वही भाजपा वहाँ पर झामुमो ने या झारखंड सरकार ने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, तो उसके विरोध में उतर आई है और वहाँ आंदोलन कर रही है और उसमें सत्ताधारी पक्ष के ही बहुत सारे नेता उसमें शामिल हैं। वो जो भीतर का पार्टी के भीतर इंडिया गठबंधन के भीतर का जो अंतर संघर्ष है, वो उसमें काम कर रहा है और भाजपा उसमें मज़े से रस ले रही है। बैठे-बिठाए उसको मौका मिल रहा है और वो कर रही है। तो भाजपा माने इस विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार कोशिश कर रही है कि वो जो वंचित जमात के बीच एकजुटता बनी है और जो उनकी हार की वजह हुई, उस एकजुटता को खत्म करो किसी भी तरह से, उसको करना है। और इसके लिए तरह-तरह के लोग इसमें अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। सचेतन रूप से तो कुछ ही लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अचेतन तरीके से भी इसमें शामिल हो गए हैं। इसका क्योंकि जैसे कुर्मी समुदाय के द्वारा एक बात तो कहा जा रहा है कि ठीक है, एसटी सूची में हम शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए हम सरकार से माँग कर रहे हैं। सरकार को देना है या तय करना है कि नहीं है और ये उनका अधिकार है, वो करेंगे। तो इसलिए इसके विरोध में आदिवासियों का खड़ा होना कितना उचित है, ये उनका सवाल है। हालाँकि जिस तरह से आक्रामक तरीके से वो इस चीज़ को उठा रहे हैं, कर रहे हैं, उसी तरह आदिवासी संगठनों को भी निश्चित रूप से इस सवाल पर सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये भी सर्वमान्य तथ्य है, इसको भी समझना चाहिए कि केंद्र में नहीं, राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है और उसकी सरकार है और यदि बिना उसकी अनुशंसा के उसके उसके द्वारा यहाँ से प्रस्ताव बना के जब तक केंद्र सरकार को नहीं भेजा जाएगा, तब तक वो ये माँग पूरा नहीं हो सकता है, एक बात। दूसरा है कि वो पूरा एक नियमावली है, बहुत आसान नहीं है। यदि जनता सचेत रहेगी, जागरूक रहेगी, वो तो अनजाने में या किसी खास मौके पर बहुत साजिशपूर्ण तरीके से चीज़ें बदल दी जाती हैं, नहीं तो इसका प्रावधान बहुत कड़ा है और इसको कई स्तरों पर ये कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। अभी जैसे हाई कोर्ट में भी मामला गया है, वहाँ भी वो निरस्त कर दिया गया है। तो इस बात को समझना चाहिए और इसको
चलाना भी चाहिए तो आपसी संबंधों को इतना बिगाड़ लेना, क्या कहते हैं उसको कि माने ऐसा नहीं कर देना है कभी हम एक साथ जुट भी नहीं सकें। इसका क्योंकि अस्थायी परिणाम बहुत खराब होगा इसका, वो तो हम देख रहे हैं। ठीक है, अंत में राजनीतिक रूप से झारखंड इस आंदोलन में जो अभी जो चल रहा है, इससे एक फ़ायदा शायद ये हो सकता है कि आदिवासियों में जो बिखराव थोड़ा बहुत होता है, कुछ-कुछ मुद्दों को लेके वो एकजुटता बनेगी और वो अपने अस्तित्व को संकट में देखकर एकजुट होंगे। लेकिन देखिए साथी, जो भी क्रिया होती है उसकी समान प्रतिक्रिया होती है। तो आप जितना एकजुट होइएगा, तो उसके साथ-साथ अन्य संगठन के लोग और गैर आदिवासी समाज भी संगठित होगा, तो उधर वहाँ होगा। और स्थिति यही है कि जो सामाजिक समीकरण है झारखंड का, जो यहाँ की क्या कहते हैं इसको, जो आबादियों का जो बन गया है जो ये हालत, वो बहुत माने क्रूशियल स्थिति में है। बहिरागतों की संख्या झारखंड में आधी के लगभग आधी हो चुकी है उसमें, कहा जाता है। और यदि उसमें एकदम साफ है कि जो बहिरागत हैं, वो तो भाजपा के साथ रहेंगे। उसमें खासकर सवर्ण जो जातियाँ हैं, मनुवादी लोग हैं, वो लोग तो भाजपा के साथ रहेंगे ही एक साथ। कांग्रेस कितनों उछल-कूद मचा ले, उसको नहीं तोड़ पाएगी। लोकसभा चुनाव में भी आप देख ही चुके हैं, इस कांग्रेस जीती है 1 सीट, तो वो एसटी सीट जीती वहाँ से। और जनरल जो सीट पिछले इलेक्शन से शायद कुछ घट ही गया हो, 18 सीट था पिछले बार या क्या, इस बार 16 सीट उनको आया है अभी विधानसभा में। और वो वो ऐसे सीट हैं जिसको माने आदिवासी क्षेत्र के बाहर की सीटें, कुछ सीटों पर वो जीते हैं, इस तरह से उनको मिला है। तो कुल मिला के यदि इस तरह का वातावरण रहता है, तो इसका सीधा फ़ायदा भाजपा को होगा अगले चुनाव तक में। क्योंकि केवल आप आदिवासी सीट या आदिवासियों की एकजुटता से यहाँ की माने राज्य की सत्ता पर और लोकसभा चुनाव में भी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो खुश रहिए, 28 सीट आदिवासी सीट वहाँ है। विधानसभा में 28 या 29 जो भी है, और लोकसभा के जो 5 सीटें हैं, उसको लेके खुश रहिए। उसके बाहर आपका जीतना मुश्किल होगा। आपका मतलब क्या है? माने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये सब मुसीबत होगी, यदि संबंध इस तरह से बिगड़ेगा। दूसरा है कि कुर्मी समाज को भी सोचना चाहिए इस बात को लेके कि ये मुद्दा यानी उम, मूल समस्या है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी की समस्या कैसे दूर हो, इसके बारे में कोई सुचिंतन, समझदारी नहीं बन रहा है। बेरोज़गारी पैदा कैसे हो रहा है? पूरा उत्तरी छोटा नागपुर में ही तो सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर लगा था। चाहे बीसीसीएल हो, चाहे बोकारो स्टील हो, चाहे रामगढ़ तक फैला हुआ जो कोल खदान सब है, सारा इलाका कुर्मी क्षेत्र है, माने कुर्मी वाला इलाका है, वहाँ आदिवासी कम है और वहाँ वहाँ रोज़गार मिला नहीं। ये अलग विषय है, विस्तार से इस पे चर्चा होनी चाहिए क्या, लेकिन हाँ, आप देखिए कि 2 चीज़ हुआ है, एक तो जो बीसीसीएल में साढ़े 6 लाख तक लोग काम करते थे और अभी भी यहाँ यदि बोकारो स्टील में 52,000 लोग काम करते थे, बीआरएल में 10,000 लोग काम करते थे। 10 या उससे कुछ कम होगा, उस एचएससीएल में लगभग 20,000 लोग काम करते थे, एचईसी में लोग काम करते थे। सब जगह जहाँ-जहाँ जो इंडस्ट्री बैठा, वो सारा पब्लिक सेक्टर खत्म हो गया है। अब वहाँ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट नौकरी में
सरकारी नौकरी में। हम तो चाहते थे किसी दूसरे दिन इस पर डिस्कस करते हैं। ये सवाल आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों को नहीं सूझता है या इसका जवाब वो ढूंढ पाते हैं कि मान लीजिए आपको आरक्षण है, जितना भी है, कहा जा रहा है कि 26% तक प्रस्ताव बना के भेजा गया था या हो गया है, तो सरकारी सेवा में मात्र 3.5% आदिवासी क्यों है? इसका कोई जवाब है? इसका 2 जवाब है। एक तो आपको एक सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी ना के बराबर रह गया है, बहुत कम रह गया है। और दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, जो पढ़ाई-लिखाई, जो प्राइमरी स्कूल है, बुनियादी शिक्षा की जगह है, सरकारी स्कूल है, वो इतना उपेक्षित और एकदम खराब ढंग से चल रहा है कि न्यूनतम अर्हता जिसको कहते हैं, न्यूनतम जो भी हुनर या ज्ञान या लिखने पढ़ने का जो होता है, वो प्राप्त करने में, देने में वो असफल है लोग। तो आरक्षण रह के भी क्या होगा? कुर्मी समाज में भी ठीक है, कुर्मी समाज के बारे में लोगों के मन में धारणा है कि उसमें कुछ ज़्यादा तेज तर्रार लोग होंगे और वो हड़प लेंगे सीट। लेकिन कुर्मी समाज भी पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत, खास कर कुर्मी, बड़ी रॉ वाला रॉ की बात हम कर रहे हैं। ऐसे तो कुर्मी समाज जो बिहार से यहाँ आए हैं, यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ आके जो बोकारो स्टील में जितना जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट था, जितना फार्मासिस्ट थे, सब कुर्मी नालंदा और वहाँ के हैं, आके बसे हुए हैं यहाँ। गया सिंह के ज़माने में आए थे वहाँ। अन्य इलाकों में से भी लोग आए हैं और वो लोग हैं कुछ तेज तर्रार और ये वो। लेकिन यदि कहिएगा न पढ़ाई-लिखाई है, न रोज़गार ठीक है, न ठीक से, तो ये आरक्षण को लेके, और वो भी तब जब तेज़ी से रोज़गार का अवसर घटता चला जा रहा है। जब तक आप योग्य नहीं होइएगा, तो आरक्षण का भी लाभ नहीं उठा पाइएगा। लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान है ही नहीं। जैसे फिर हम सवाल दोहराते हैं, आरक्षण है, आरक्षण के बावजूद सरकारी नौकरियों में मात्र 3.5% आदिवासी क्यों हैं सरकारी कर्मचारी? तो इसका जवाब आपको ढूँढना चाहिए। जब सरकारी क्षेत्र में नहीं, तो आप कल्पना कीजिए कि पब्लिक सेक्टर में या निजी क्षेत्र में कहाँ से आदिवासी कौन बहाल करेगा? सबसे बड़ा संकट है कि नौकरी या रोज़गार है, खाली उसका स्वरूप बदल गया है। स्वरूप बदल गया है क्या? कि उसमें अब परमानेंट नौकरी नहीं है। अस्थायी नेचर का काम भी जो है, जिसको कहते हैं परमानेंट नेचर का काम, उसमें परमानेंट बहाली होनी चाहिए, वो नहीं रहा। हर जगह सम विद कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती है। इसलिए है, लोग तो काम पर हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनको वो मानदेय नहीं मिलता है, जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा हो। और उसके एवज में इन सब सच्चाइयों को बिना समझे एक एक माने इस तरह के मुद्दे पर, सेंटिमेंटल मुद्दे पर कुछ लोगों के बहकावे में आके जो अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, केवल अपना, उनके चक्कर में आकर आप जो जो 2 समुदाय जो सदियों से एक साथ यहाँ रहता आया है, जो 2 प्रमुख सामाजिक शक्ति है झारखंड का, और यदि वो दोनों एक होके चलता, जैसा कि विनोद बिहारी महतो, एक राया शिबू सोरेन के ज़माने में शुरू हुआ था, और जिस तरह उन लोगों ने महाजनी शोषण के खिलाफ, कोयलांचल में माफियागिरी के खिलाफ जो संघर्ष किया था, सैकड़ों लोगों ने शहादत दिया था। और उन सब वो जो आदर्श रहे हैं हमारे, जो उनके बताए रास्तों पर ना चल के, विनोद बिहारी महतो का, जो कुर्मी लोग तो बहुत भक्त हैं, विनोद बिहारी महतो तो जीवन भर उनका कहना ही था कि राष्ट्रीय पार्टियों को यदि परास्त करना है और उस
तो इसके लिए सबसे पहला अनिवार्य शर्त ये होगा कि आदिवासी और सदानों के बीच एकजुटता और दोस्ती हो, और होगा, उसका परिणाम निकलेगा, राजनीतिक रूप से उसका फायदा होगा। ये वो कहते थे, हम मानते थे उसको। और उसके बाद भी जो आंदोलन चला उसमें किस तरह से चला, वो सामने कोई बहुत पुराना भूला हुआ इतिहास नहीं है। वो समान रूप से भाजपा और कांग्रेस से दूरी बना के रखते थे। वो मानते थे कि क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए अनिवार्य है कि यहाँ की जो वंचित जमात की जो हैं, जातियाँ हैं, वो एकजुट रहें और उस सपने को, उस संकल्प को हम लोग और उनके बाद की पीढ़ी और उनके चेला चपाटी जिसको कहिएगा, वही लोग उसको धज्जी उड़ा रहे हैं। पता नहीं क्या हासिल होगा उससे, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि झारखंड की सत्ता पर आपकी पकड़, यानी झारखंडी लोगों की पकड़, झारखंडी जनता की पकड़ कमज़ोर होगी। ये एकदम अवश्यंभावी है, निश्चित ये होगा, यदि हम समय रहते सचेत नहीं होंगे और इस समस्या का, इस विवाद का कोई सर्वमान्य हल नहीं निकालते हैं। धन्यवाद सर।